नेक्स्ट आता है हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर मुर्शिद कुली खान था, जिसको 1717 से 1727 तक बनाया गया था। इसने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थापित की थी। तो मुर्शिद कुली खान क्या था, मुर्शिदाबाद लेके गया था अपनी ढाका से राजधानी, और उसका नाम क्या कर दिया था, मुर्शिदाबाद कर दिया था। कहाँ उसका पहला नाम क्या था, मुर्शिदाबाद। मक हो गया था, मकसुदाबाद है, मक से सब शुदा था। इसके ने भूमि बंदोबस्त के लिए इजारा व्यवस्था प्रारंभ की थी। तो इजारा किसने की थी, मुर्शिद कुली खान ने की थी। कुली हमेशा इशारा करते हैं यहाँ से यहाँ, है ना। तो इजारा व्यवस्था किसने स्थापित की है, मुर्शिद कुली खान ने की है। अलीवर्दी खान पहला क्या है, मुगल सम्राट के द्वारा स्वतंत्र नियुक्त किया गया अंतिम गवर्नर कौन सा, मुर्शिद कुली खान था, जो कि 1717 से 1727 तक बंगाल का गवर्नर रहा। इसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद स्थापित की और उसका नाम क्या कर दिया, मुर्शिदाबाद कर दिया। इसने इजारा व्यवस्था स्थापित की थी। अब आता है हमारा दूसरा शासक अलीवर्दी खान। वर्दी पहन कर आया, 1740 से 1756 तक रहा। इसने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी, इसलिए हमेशा खुद वर्दी पहन के घूमता था और बोलता था कि यूरोपी मधुमक्खी की तरह है, यदि इन्होंने ना छेड़ा जाए तो ये शहद देंगी, यदि छेड़ा जाए तो ये काट काट कर मार डालेंगी। इनकी मृत्यु के पश्चात उनका दोहित सुजा सिराजुद्दौला उत्तराधिकारी बना। मतलब दोहित मतलब उसका दामाद कौन था, सिराजुद्दौला था। सिराज मतलब राज लेकर आया था अपने सिर पर। ब्लैक होल की जो कथित घटना है 20 जून 1756 को सिराजुद्दौला के टाइम पर ही हुई थी। जेड हॉलविल जो कि शेष जीवित रह गए थे, इनके अनुसार 18 फीट लंबे और 14 फीट 10 इंच चौड़े कक्ष में 146 अंग्रेजों को बंदी बनाकर बंद कर दिया गया। अगले दिन उसी में केवल 23 व्यक्ति ही बचे थे। यह घटना को ब्लैक होल के नाम से जाना जाता है। समकालीन मुस्लिम इतिहासकार गुलाम हुसैन ने अपनी पुस्तक शियार उल मुस्तौरनी में इसका उल्लेख नहीं किया है। जो गुलाम हुसैनी थे उनने अपने, वो क्योंकि गुलाम थे सिराजुद्दौला के, तो क्यों लिखेंगे, तो शियार उल मुस्तौरीन में इसका उल्लेख नहीं किया था। लेकिन किसने किया है, ये उल्लेख किया था हार्वेल द्वारा। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, जिसने पलाशी के युद्ध में 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित करके पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी थी। पलाशी का युद्ध वर्तमान में पलाशी नामक मैदान में पश्चिम बंगाल राज्य के नादिया जिले के भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। क्लाइव भारत के बंगाल के गवर्नर पद पर 1757 से 1760 तक रहे थे। फिर 1765 में फिर आए और 1767 तक रहे। इस दौरान उन्होंने अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ इलाहाबाद की संधि की थी। अवध के नवाब को इतना पीटा था कि सूझ गया था, तो अवध के नवाब से शुजाउद्दौला के साथ क्या की थी, इलाहाबाद की संधि की थी। अंग्रेजी सैनिकों का एक श्वेत विद्रोह इसी के समय प्रारंभ हुआ था। क्लाइव द्वारा बंगाल में सफलतापूर्वक एक लुटेरा राज्य की स्थापना की गई थी। तो बंगाल में लुटेरा राज्य की स्थापना किसने की थी, क्लाइव द्वारा की गई थी। क्लाइव एक सैनिक के रूप में जननेता था और ब्रिटिश प्रिट का यह कथन था कि यह स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक है। किसने कहा था, विलियम प्रिंट ने कहा था। इसने प्रिंट कर दिया था कि क्लाइव क्या है, एक स्वर्ग से आया हुआ सेना नायक। वह अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ पे लेके गए, मुंगेर लेके गए। कौन है अपने, ये कासिम है, मीर कासिम, जो कि अलीवर्दी खां के नवाब थे, उत्तराधिकारी नवाब थे। हैं यह मुर्शिदाबाद के षड्यंत्रमय वातावरण तथा कलकत्ता से दूर रखना चाहते थे ताकि अंग्रेजों का हस्तक्षेप अधिक न हो। मीर कासिम ने सेना का गठन यूरोपीय पद्धति से कराने का निश्चय लिया, जिसके द्वारा मुंगेर में तोप और तोड़ेदार मतलब बंदूकें बनाने की व्यवस्था की गई। इसके अतिरिक्त मीर कासिम राज्य की आर्थिक स्थिति को भी सुधारने के लिए प्रयत्नशील रहे।
जिन अधिकारियों ने गमन किया उन पर बड़े बड़े जुर्माने लगाए गए, कुछ नए कर भी लगाए गए। फिर 22 अक्टूबर, अब इतना ये चेंज कर रहे हैं, क्या अंग्रेज इनको पसंद करेंगे? नहीं करेंगे। इसलिए क्या होता है, 22 अक्टूबर 1664 में अंग्रेजों ने मीर कासिम और अवध के नवाब शुजाउद्दौला और दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को सम्मिलित नेता के बक्सर के युद्ध में परास्त कर दिया और इस युद्ध में कमान मेजर हेक्टर मुंडो ने संभाली थी। तो बक्सर के युद्ध में तीन सब कौन कौन गुट बने थे? तो अवध के नवाब, दिल्ली के और बंगाल के नवाब। बंगाल के नवाब कौन थे? तो बंगाल के नवाब थे हमारे मीर कासिम, अवध के थे हमारे शुजाउद्दौला और दिल्ली के सम्राट कौन थे? शाह आलम द्वितीय। इनका त्रिगुट था और हेक्टर मुंडो की सेना ने इन तीनों को खूब कूटा और बक्सर का युद्ध समाप्त कर दिया गया। इस समय बंगाल का गवर्नर कौन सा था? विंसेंटार्ड था। इस युद्ध के परिणाम में पलासी के निर्णयों पर मोहर लगा दी। मतलब पहला पलासी का युद्ध हुआ, उसके बाद कौन सा हुआ था? बक्सर का युद्ध हुआ था। बक्सर के युद्ध में किनका त्रिगुट था? मीर कासिम का, अवध के नवाब शुजाउद्दौला का और दिल्ली के शासक शाह आलम द्वितीय का त्रिगुट था, जो कि बक्सर के युद्ध में किन से हारे थे? ये हेक्टर मुंडो से हारे थे। कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764, 22 अक्टूबर 1764 मतलब 64 को ये बक्सर का युद्ध हुआ था और पलासी के युद्ध के बाद इसमें मोहर लग गई थी। बंगाल का गवर्नर कौन था? विंसेंटार्ड था। इस युद्ध के परिणाम क्या हुए? पलासी में जो जीत हासिल की थी वो इसमें पक्की हो गई थी। अब भारत में अंग्रेजों को चुनौती देने वाला कोई दूसरा नहीं था। इलाहाबाद तक प्रदेश अंग्रेजों के अधिकार में आ गया था। मतलब इलाहाबाद का जितना भी था वो अवध के नवाब के साथ भी इलाहाबाद की संधि हो गई थी और इलाहाबाद तक पूरा प्रदेश अंग्रेजों के कब्जे में आ गया था। दिल्ली विजय का मार्ग खुल गया था और बक्सर का युद्ध भारतीय इतिहास में निर्णायक सिद्ध हुआ, क्योंकि इलाहाबाद तक का पूरा रीजन अंग्रेजों के पास, दिल्ली पर जीतने का एक बड़ा मार्ग खुल गया था कि दिल्ली को भी ये जीत सकते हैं और इतिहास में ये निर्णायक युद्ध था। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर था और बंगाल जो दिल्ली का शासक है वो शाह आलम द्वितीय था। बंगाल का नवाब कौन था? तो मीर जाफर था और दिल्ली का शासक था शाह आलम द्वितीय और मुंबई बंगाल का जो गवर्नर था वो कौन सा था? विंसेंटार्ड था। इलाहाबाद की दूसरी संधि, इलाहाबाद के साथ मतलब इलाहाबाद में दो संधि हुई थी, तो दूसरी संधि हुई थी 16 अगस्त 1765 को। इसके अनुसार शाह आलम को अंग्रेजों का संरक्षण दे दिया गया था और उसे इलाहाबाद में रखा गया था। किसको रखा गया था? शाह आलम द्वितीय को, जो कि कहाँ के थे? दिल्ली के थे और उनको अंग्रेजों में से शासन मतलब शरण दे दी गई थी कि संरक्षण कौन करेगा? अंग्रेज करेंगे और इलाहाबाद में उसे रखा गया था। इलाहाबाद तक कड़ा के जो क्षेत्र थे वो नवाब ने छोड़ दिए थे। जो इलाहाबाद और जो कड़ा का क्षेत्र था वो किसने छोड़ दिए थे? नवाब ने छोड़ दिए थे इलाहाबाद की पहली संधि के साथ। दूसरी संधि के साथ क्या हुआ था? जो दिल्ली के शासक थे वो अंग्रेजों के संरक्षण में आ गए थे और इलाहाबाद में रहने लगे थे। इलाहाबाद वाला क्षेत्र दे दिया गया था दिल्ली के शाह आलम द्वितीय को। 12 अगस्त 1765 को संधि के अनुसार मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी स्थायी रूप से दे दी। इस समय रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर था। कौन था? पहले जब युद्ध हुआ था बक्सर का तो विंसेंटार्ड था, लेकिन इलाहाबाद की संधि के टाइम कौन आ गया था? क्लाइव आ गया था। और इसमें क्या हुआ था? जो शाह आलम द्वितीय थे उन्होंने जो दिल्ली कंपनी है उनको मुंबई, बिहार और उड़ीसा की पूरी दीवानी दे दी थी, आराम से शासन करो। इस समय बंगाल में द्वैत शासन की व्यवस्था शुरू की। किसने की थी? क्लाइव की थी। द्वैत शासन किसने स्टार्ट किया था? क्लाइव द्वारा किया गया था। कंपनी ने दीवानी कार्य के लिए 2 उप दीवान, जो कि बंगाल में कौन सा? मोहम्मद रजा था और बिहार के लिए एक राजा सिताव रॉय की नियुक्ति की थी। तो इतना सारा शासन दे दिया तो इसके लिए अलग अलग शासक नियुक्त किए गए। तो 2 दीवान नियुक्त किए गए थे। बंगाल के थे, बंगाल अब सबके राज्य से हो गया था तो मोहम्मद रजा मुंबई के मतलब बंगाल के बनाए गए थे और बिहार का कौन बनाया गया था? तो राजा सिताव रॉय को बनाया गया था। शाह आलम द्वितीय का संपूर्ण जीवन आपदाओं से ग्रसित रहा। शाह आलम द्वितीय के समय ही 1813 में दिल्ली पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया था। शाह आलम द्वितीय तथा उसके 2 उत्तराधिकारी अकबर द्वितीय और बहादुर शाह द्वितीय को ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशन भोगी मात्र बनकर रह गए थे।
1765 में अंग्रेजों द्वारा सिलहट की दीवानी प्राप्त हो गई थी। 1765 में क्या हुआ था, अंग्रेजों को सिलहट तक, मतलब यहाँ से बंगाल, बिहार, उड़ीसा मिल चुका है। सिलहट मतलब असम वाला रीजन के पास भी उनको मिल चुका था। बर्मा युद्ध के बाद स्कॉट द्वारा सिलहट को जयंती और गारो पहाड़ी क्षेत्र से जोड़ने के लिए सड़क मार्ग निर्माण किया गया था। तो जब बर्मा पर युद्ध किया अंग्रेजों ने तो बर्मा भी जीत लिया, तो स्कॉट मतलब जो बर्मा का क्षेत्र है वहां पे स्कॉट और सिलहट को जोड़ने के लिए जयंती और गारो खासी पहाड़ियां हैं, उन पर क्या किया गया था, सड़कों का निर्माण किया गया था, जिसके विरोध में वहां के पे खासी जनजातियों द्वारा विद्रोह किया गया। और उनके नेता कौन थे, तीरथ सिंह ने विद्रोह किया था। के एम पणिक्कर ने कहा था कि 1765 से 1772 तक कंपनी ने बंगाल में डाकुओं का राज स्थापित कर लिया था। तो 1765 से 1772 तक कंपनी ने क्या किया था, डाकुओं का राज स्थापन कर लिया था बंगाल में। और किसने कहा था, के एम पणिक्कर के द्वारा कहा गया है। अब आते हैं इसके प्रश्नोत्तर। निम्नलिखित में से कौन सा मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था। तो बंगाल में मुगल शासक के द्वारा अंतिम गवर्नर था हमारा मुर्शिद कुली खान। कौन सा था, मुर्शिद कुली खान, जो कि हमारे कैपिटल कहाँ लेके गया था, मुर्शिदाबाद लेके गया था। सम्राट फर्रुखशियर द्वारा 1717 में मुर्शिद कुली खान को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया। मुर्शिद कुली खान की मृत्यु के बाद उसका दामाद शुजाउद्दीन बंगाल का सूबेदार बना, जिसके तत्कालीन मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला द्वारा मान्यता दी गई थी। अतः मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था मुर्शिद कुली खान, जो कि फर्रुखशियर द्वारा नियुक्त किया गया था। मुगल शासक द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था, तो सूबेदार था अपना मुर्शिद कुली खान, अंतिम था, फर्रुखशियर द्वारा नियुक्त किया गया था। किसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया था, तो ब्रिटिश का प्रभुत्व कब से स्टार्ट हो गया था, प्लासी के युद्ध से हो गया था। भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ प्लासी के युद्ध से हो गया था। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था। रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित किया था, क्योंकि सिराजुद्दौला को पराजित किया था। नवाब की सेना 3 विद्रोही जैसे कि मीर जाफर, यार लतीफ और यार दुर्लभ की सेना के नायक थे। तो इन तीनों ने क्या किया था, राज विद्रोह किया था, किनके साथ, सिराजुद्दौला के साथ। नवाब के एक अग्रगामी टुकड़े के नेता मीर मदन और मोहन लाल थे। सहसा एक गोली में रणभूमि में ही मारे गए, मदन लाल मारे गए थे। तो जो राजा के साथ थे, राजा के वफादार कौन कौन थे, मीर मदान थे और मोहन लाल थे, लेकिन 3 लोगों ने विद्रोह किया था रण सेना में। कौन कौन थे, मीर जाफर थे, उनका यार था यार लतीफ और यार दुर्लभ, और ये मीर मदान वहीं पर मारे गए, मतलब मदन वहीं पर, मीर मदन कहाँ पे मारे गए थे, युद्ध क्षेत्र में ही मारे गए थे। नवाब सिराजुद्दौला द्वारा अपने प्रमुख अधिकारों से मंत्रणा के दौरान मीर जाफर ने उन्हें पीछे हटने को कहा था, और कहा था कि नवाब को सेना का नेतृत्व सेना अध्यक्षों के हाथ में छोड़ देना चाहिए। सिराजुद्दौला वापस मुर्शिदाबाद लौट गए और यही उनकी हार का कारण बनी। पलाशी के युद्ध ने अंग्रेजों को तात्कालीन सैनिक एवं वाणिज्यिक लाभ प्रदान किया, जिससे कृषि उत्पादन, दस्तकारों के क्षेत्र में अग्रणी 3 राज्य बिहार, बंगाल और उड़ीसा में राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने के लिए पृष्ठभूमि तैयार हो गई। इस युद्ध ने वस्तुतः भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव डाली। इस युद्ध ने भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली निर्णायक सफलता मान ली गई, जबकि सर्वाधिक निर्णायक युद्ध बक्सर का युद्ध हुआ, जो कि 1764 में हुआ था, और यह वास्तविक रूप से ब्रिटिश प्रभुत्व स्थापित हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता कौन सी थी, तो पहली थी हमारी प्लासी का युद्ध, कब हुई थी, 1757 में। प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच। सिराजुद्दौला
क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था डैश के युद्ध में। तो किसके युद्ध में हारे थे? पलाशी के युद्ध में हारे थे। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक था हमारा रॉबर्ट क्लाइव। प्लासी के युद्ध के बाद ये पहला गवर्नर भी बन गया था। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। पलासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था। बंगाल के सिराजुद्दौला को इसमें पराजय का सामना करना पड़ा था और ब्रिटिश साम्राज्य की इसके बाद नींव डल गई थी। स्वर्ण किसने कहा था कि स्वर्ण से उत्पन्न सेना नायक कहा जाता है? किसको स्वर्ग से उतरा हुआ सेना नायक कहा जाता है? तो ये कहा जाता है क्लाइव को। किसने कहा था? और ये क्या था? कहा था विलियम पिट ने कहा था। पिटा होगा क्लाइव से, इसलिए उसने क्या कर दिया, इसको कह दिया कि स्वर्ग से उत्पन्न हुआ सेना नायक है, हमें मत पीटो। पलासी का युद्ध कहाँ के मैदान में हुआ था? तो पलासी का युद्ध हुआ था पश्चिम बंगाल के मैदानों में। आम का मैदान था पलासी, है ना। वर्तमान में पलासी नामक स्थान पर युद्ध लड़ा गया था, जो कि पश्चिम बंगाल के नादिया जिले की भागीरथी नदी के तट पर स्थित है। निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? तो मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया था मीर कासिम। और मुर्शिदाबाद कौन लेके गया था? तो मुर्शिद कुली खान लेके गया था, है ना। तो मीर कासिम कहाँ पर लेकर आया? मुर्शिदाबाद से मुंगेर लेकर आया। संभवतः मुर्शिदाबाद में षड्यंत्रमय वातावरण हो गया था, इसलिए कलकत्ता से दूर इसे कहाँ पे लेके, अंग्रेजों के हस्तक्षेप में ना रहने के कारण उसे कहाँ लेके गया? मुंगेर लेके गया था मीर कासिम। सबसे ज्यादा निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों की भारत में प्रभुत्व स्थापित कर दिया था वो था हमारा बक्सर का युद्ध। 22 अक्टूबर 1764 को अंग्रेजों ने मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की त्रिगुट सेना को बक्सर के युद्ध में परास्त कर दिया। इस युद्ध ने अंग्रेजों की कमान मेजर हेक्टर मुनरो के हाथ में थी। इस युद्ध के परिणाम ने पलासी के युद्ध के निर्णय को मोहर लगा दी। भारत में अब अंग्रेजों को चुनौती देने वाला कोई और दूसरा नहीं बचा। इलाहाबाद तक अंग्रेजों पर अधिकार कर लिया। इलाहाबाद तक के प्रदेश पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया। बिहार, उड़ीसा और बंगाल भी इनको मिल गया और सिलहट वाला क्षेत्र भी इनको मिल गया। इलाहाबाद तक के प्रदेश अंग्रेजों के अधिकार में आ गए। दिल्ली विजय के मार्ग खुल गए। बक्सर का युद्ध भारतीय इतिहास में निर्णायक सिद्ध हुआ। P.E. राइट ने कहा है कि बक्सर के युद्ध के बारे में कि पलासी की अपेक्षा बक्सर को भारत में अंग्रेजी प्रभुत्व की जन्मभूमि मानना कहीं अधिक उपयुक्त होगा। यदि बक्सर के युद्ध के परिणाम को देखा जाए तो कहा जा सकता है कि पलासी की विजय अंग्रेजों की कूटनीति का परिणाम थी। पलासी का युद्ध कैसे था? कूटनीति का परिणाम। वहीं बक्सर की विजय इतिहासकारों ने पूर्णतः सैन्य विजय बताई है, क्योंकि पलासी का युद्ध में किसने? मीर जाफर ने, उसके यार ने और यार दुर्लभ ने विद्रोह किया था, लेकिन मीर मदन और जो मोहन लाल थे वो मतलब युद्ध में मारे गए थे, उनके साथ थे। इन तीनों ने विद्रोह कर दिया था, तो इसलिए क्या है, रणनीति से जीती थी पलासी का युद्ध। लेकिन जो बक्सर का युद्ध वो कैसे जीता है? सैन्य विजय से जीता गया था। अंग्रेजों का प्रभुत्व बंगाल में स्थापित हो गया, परंतु बक्सर के युद्ध ने कंपनी को एक अखिल भारतीय शक्ति का रूप दे दिया था। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से सबसे निर्णायक कौन सा था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा लड़ा गया निर्णायक युद्ध था हमारा बक्सर का युद्ध। कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य स्थापित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण था? तो अंग्रेजों के आधिपत्य को स्थापित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण रहा है हमारा बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो शाह आलम द्वितीय था दिल्ली का शासक। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो बंगाल का नवाब था मीर जाफर। निम्नलिखित में से किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवान प्रदान किया था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी, तो ये की थी हमारे शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी। इलाहाबाद की दूसरी संधि जो कि 16 अगस्त 1765 को हुई, इसके अनुसार शाह आलम अंग्रेजों के संरक्षण में आ गए और इलाहाबाद में उनको रख दिया गया। इलाहाबाद और कड़ा के क्षेत्र नवाब को दे दिए गए और शाह आलम को मिल गए थे ना। शाह आलम द्वितीय को पूरा इलाहाबाद और कड़ा मिल गया था और उनको वहीं रहने के लिए विवश होना पड़ा था। 12 अगस्त 1765 को
फरहान द्वारा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल बिहार एक फरमान जारी किया और इसमें बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी किसको दे दी? अंग्रेजों को देनी पड़ी। रॉबर्ट क्लाइव ने ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल का गवर्नर बना दिया गया और शाह आलम द्वितीय का संपूर्ण जीवन आपदाओं से ग्रसित रहा। 1788 तक यह अंधे रह गए, इनको अंधा कर दिया गया और शाह आलम द्वितीय के समय 1803 में दिल्ली पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया। शाह आलम द्वितीय तथा उसके दो उत्तराधिकारी अकबर द्वितीय और बहादुर शाह द्वितीय ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशन भोगी मात्र ही बनकर रह गए। 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने दी थी? तो 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी दी थी शाह आलम द्वितीय ने, जो कि मुगल सम्राट थे। किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल बिहार और उड़ीसा की दीवानी दी गई थी? तो रॉबर्ट क्लाइव को दी गई थी, लॉर्ड क्लाइव को। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल बिहार और उड़ीसा कब दिए थे? तो ये दिए थे 12 अगस्त 1765 में और 16 अगस्त 1765 में हुई थी इलाहाबाद की संधि, दूसरी संधि है ना। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसको बनाया था? तो मुर्शिदाबाद का, जो कि बंगाल में था, और उसका दीवान बनाया गया था मोहम्मद रजा को। इलाहाबाद की दूसरी संधि 16 अगस्त 1765 को हुई थी। इसमें भगोड़े सम्राट शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया और उसे इलाहाबाद में रख दिया गया। शाह आलम ने उपयुक्त संधि के प्रावधान पर दिल्ली को छोड़ दिया और इलाहाबाद चले गए और इन्होंने कंपनी को बंगाल बिहार और उड़ीसा की दीवानी स्थायी रूप से दे दी। निज़्म-उद-दौला को बंगाल का गवर्नर स्वीकार किया गया था, निज़्म-उद-दौला को, जो कि बिल्कुल एक नज़र उठाकर भी नहीं देखेगा अंग्रेजों को है। तो निज़्म-उद-दौला को क्या बनाया गया? बंगाल का नवाब बनाया गया, जिसके बदले में नवाब द्वारा सम्राट को 26 लाख रुपए वार्षिक अदा करना था। इस समय कंपनी सीधे कर संग्रह करने का भार ना तो लेना चाहती थी और ना ही उसके पास ऐसी क्षमता थी। कंपनी ने दीवानी कार्य के लिए 2 उप दीवान नियुक्त किए। बंगाल में था हमारा मोहम्मद रजा खान और बिहार में था राजा सिताब रॉय। मोहम्मद रजा खान उप नाजिम के रूप में कार्य करता था। कैसे करता था? उपनाजिम के रूप में कार्य करता था। इस प्रकार समस्त दीवानी और निजामत का कार्य भारतीयों द्वारा ही चल रहा था, यद्यपि अधिकार कंपनी के हाथों में था। 1765 में दीवानी प्राप्त किए गए ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से पर्वतीय जाति से के संपर्क में आए थे। जब उनको दीवानी प्राप्त हो गई 1765 में, तो सबसे पहले वो किस जनजाति के संपर्क में आए थे? तो वो थी हमारी खासी जनजाति। बंगाल की दीवानी प्राप्त होने के पश्चात 1765 में सिलहट आए और खासी जनजाति के लोग चावल और नमक और सूखी मछली के बदले रेशम, सूत सामान और लोहा, मोम, मधु और सींग का व्यापार करने हेतु सिलहट की सीमा पर पंडुआ में आते थे। खासी पर्वत में पाए जाने वाले चूना पत्थर का उपयोग तब बंगाल में चूना पत्थर की मांग की आपूर्ति हेतु किया करते थे। कुछ समय पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी ने अधिकार कर लिया और अधिकारी चूना पत्थर का व्यापार करने लगे, जिससे खासी जनजाति के संपर्क में आए थे। अवध सुल्तान कि हिंदू नवाब वजीर के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? जो अवध का सुल्तान था, उसका जो हिंदू नायब वजीर था, उसके बारे में बताना है। तो यह राजा टिकैत रॉय और नवाब आशफुद्दौला के अर्थ मंत्री थे। तो किसके थे? टिकैत राय के। कौन है? देखो, हिंदू नायब वजीर है कहाँ का? अवध का। और ये टिके रहे थे हर कहीं के, तो टिकैत राय के। और अशफुद्दौला के कौन थे? ये अर्थ मंत्री रहे थे। अवध के नवाब के राज्य में सामान्यतः कतिपय हिंदू जातियों के लोगों को उच्च स्थान प्राप्त था। यहाँ पर क्या था? हिंदू जातियों के लोगों को उच्च स्थान प्राप्त था। तो दोनों सही हैं। राजा टिकैत राय नवाब और अशफुद्दौला के दीवान और अंत मंत्री थे। ये कौन थे? राजा टिकैत राय नवाब, अशफुद्दौला के दीवान और अर्थमंत्री थे। अतः कथन ये सही है।
अवध के नवाब के राज्य में हिंदू अधिकारियों को उच्च पद पर नियुक्त किया जाता था। उदाहरण के लिए अशरफ-उद-दौला के दीवान राजा टिकैत राय और राजा झाऊलाल और नवाब सफदरजंग के प्रधानमंत्री और सेना नायक राजा नवल राय आदि इन जातियों ने भी अपना प्रतिनिधित्व स्थापित किया है। 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों को निम्नलिखित में से सही क्रम दबाना है। 18वें जो शतक था पूरा, उसमें कौन कौन से युद्ध कैसे कैसे लड़े गए। तो पहला हुआ था अंबर युद्ध, अंबर पानी का युद्ध है ना। फिर दूसरा हुआ था पलासी का युद्ध, उसके बाद हुआ बांडीवास का युद्ध, और तीसरा कौन सा हुआ था सबसे लास्ट में, बक्सर का युद्ध। पहले कौन सी आई, अंबर युद्ध आया, अंबर से उतरी पलाशी, तो सबकी प्यास बुझी, फिर आई बांडीवास, सबने फिर कपड़े भी और बक्से में रख लिए। तो अंबर पानी का अंबर युद्ध, फिर पलासी का युद्ध, बांडीवास का युद्ध और बक्सर का युद्ध, ये दिए गए हैं। 18वीं शताब्दी में लड़े गए प्रश्नगत जो हमारे क्रमानुसार युद्ध हैं वो इस प्रकार। पहला कौन सा है, अंबर का युद्ध है, जो कि अगस्त 1749 को लड़ा गया था। मुजफ्फर जंग, चंदा साहिब तथा फ्रांसीसियों की संयुक्त सेना ने बेल्लूर के समीप अंबर नामक या फिर अंबूर नामक स्थान पर कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन को पराजित किया था। तो कौन कौन लड़े थे, मुजफ्फर जंग और चंदा साहिब, दोनों की संयुक्त सेना थी। और कौन थे, फ्रांसीसी इनके साथ थे। बेल्लूर के पास अंबर नामक स्थान पर बनरुद्दीन जो अनवरुद्दीन थे उनको पराजित किया था। मुजफ्फर जंग दक्कन का सूबेदार बन गया था। इस उपलक्ष्य में उसने अपने हितकारी डुप्ले को कृष्णा नदी के दक्षिणी भाग के मुगल प्रदेशों को गवर्नर नियुक्त कर दिया था। किसको कर दिया था, तो ये डुप्ले को कृष्णा नदी के जो दक्षिण भाग थे वहां पर जितने भी मुगल प्रदेश थे उनमें डुप्ले को सूबेदार नियुक्त कर दिया था, और उत्तरी सरकार के कुछ जिले भी फ्रांसीसियों को दे दिए थे। इसके अतिरिक्त मुजफ्फर जंग की प्रार्थना पर ही फ्रेंच सेना की टुकड़ी बुस्सी के नेतृत्व में हैदराबाद में तैनात की गई थी। किसके नेतृत्व में की गई थी, बुस्सी, मतलब सबसे पहले सहायक संधि करने वाला कौन, हैदराबाद, क्योंकि यहाँ के जो नवाब थे कौन थे, अपने मुजफ्फर जंग, उनने सेना बनाई थी किनके साथ, फ्रांसीसियों के साथ बनाई थी, जो जीत गए। जब चंदा साहिब के साथ अनवरुद्दीन को हरा दिया और ये जीत गए, तो इनने अपने डुप्ले कृष्णा नदी के जो दक्षिण का क्षेत्र था मुगल के पास आता था उनको डुप्ले को दे दिया, और बुस्सी के नेतृत्व में एक सेना को हैदराबाद में तैनात कर लिया था। प्लासी युद्ध जून 1757 में हुआ था। इसमें अंग्रेज और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य युद्ध हुआ था, और परिणाम स्वरूप क्या हुआ था, अंग्रेजों को पूरे बंगाल पर नियंत्रण हो गया था, और क्लाइव ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया था। नवाब बनने के बाद ही मीर जाफर ने अंग्रेजों को अपनी सेवाएं देने के लिए 24 फरगना जमींदारी से पुरस्कृत किया था। मतलब 24 फरगना जो थी वो किसको दे दी थी, अंग्रेजों को दे दी थी। क्लाइव को 2,34,000 पाउंड की निजी भेंट भी दी गई थी। फिर आता है वांडीवास का युद्ध, इसमें फ्रांसीसी पूरे वॉश हो जाएंगे। तो ये होता है जनवरी 1760 में। इसमें अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों के मध्य लड़ा गया था। इसमें फ्रांसीसी पराजित हुए थे और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व सर आयरकूट ने किया था। तो किसने कूटा था फ्रांसीसियों को, आयरकूट ने कूटा था वांडीवास के युद्ध में 1760 में। इसमें फ्रांसीसी सेना का जो नेतृत्व कर रहे थे वो कौन कर रहे थे, काउंट डी लाली कर रहे थे। फिर आता है बक्सर का युद्ध, अक्टूबर 1764 में होता है। इसमें मीर कासिम अवध के नवाब सिराजुद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना होती है और अंग्रेजों के मध्य युद्ध होता है। तो बक्सर के युद्ध कब होता है, तो 1764 में होता है। किन किन की सेना थी, मीर कासिम की थी, अवध के नवाब सिराजुद्दौला की थी और शाह आलम द्वितीय की, जो कि मुगल सम्राट था। इनके बीच में एक त्रिगुट बना और इनने अंग्रेजों के विरुद्ध में युद्ध लड़ा। कौन हारे, इनका त्रिगुट हार गया। और इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुंडो ने किया था। बक्सर के युद्ध से पलासी के जो निर्णय थे उस पर मोहर लग गई और हमेशा के लिए अंग्रेजों को अब मतलब ये शासन हो गया था कि अंग्रेज को हराने वाला कोई नहीं बचा है। उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो कि 1760 के वांडीवास के युद्ध में पराजित हुआ था। तो वांडीवास के युद्ध में क्या हुआ था, वांडीवास के युद्ध में हमारे अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों लड़े थे। किसने, आयरकूट थे अपने अंग्रेजों के साइड से और फ्रांसीसी की साइड से कौन था, तो काउंट डी लाली फ्रांसीसियों की साइड से लड़ रहे थे। वांडीवास का युद्ध में कौन हारा था, तो वांडीवास के युद्ध में फ्रेंच हारे थे ब्रिटेन से। तो ब्रिटेन से कौन हारा था, फ्रेंच या फ्रांसीसी हारे थे।
1760 में प्रसिद्ध वानडीवास का युद्ध हुआ। अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? तो वानडीवास का जो युद्ध है वो फ्रांसीसियों के खिलाफ लड़ा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं, मतलब सुमिलित है? तो वानडीवास के युद्ध में रुकिए, देखो पहला आता है बक्सर का युद्ध। इसमें क्या होता, मीर जाफर के विरुद्ध में था। तो बक्सर का युद्ध नहीं, मीर जाफर के विरुद्ध में नहीं था, बल्कि इसमें मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय के त्रिगुट के खिलाफ लड़ा गया था। वानडीवास का युद्ध फ्रांसीसियों के विरुद्ध में लड़ा गया था ईस्ट इंडिया के द्वारा। तो ए सही है। फिर आता है चिड़ियावाला का युद्ध, ये गलत है, डलहौजी के सामने थे चिड़ियावाला का, ये अपने सिंध थे उनके बीच में लड़ा गया था। अब आता है बक्सर का युद्ध। कब लड़ा गया था? तो 22 अक्टूबर 1764 में लड़ा गया था। अवध के नवाब थे शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट थे शाह आलम द्वितीय। मीर कासिम की संयुक्त सेना थी। अंग्रेजों के मध्य युद्ध हुआ और अंग्रेज जीते। वानडीवास का युद्ध कब हुआ था? 22 जनवरी 1760 को हुआ था। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था। अंग्रेजों की साइड से लड़ रहे थे अपने आयरकूट और फ्रांसीसियों की साइड से लड़ रहे थे काउंट डी लाली, और फ्रांसीसी इसमें हार जाते हैं। इसमें फ्रांसीसियों की पराजय होती है। यही पराजय भारत के उनके पतन की शुरुआत हो गई थी और यहाँ से फिर फ्रांसीसी भाग ही जाते हैं। और चिनियानवाला का युद्ध कब हुआ था? तो 13 जनवरी 1849 को हुआ था। और यह युद्ध अंग्रेजी सेना के बीच में, जिसके नेतृत्व कौन कर रहे थे? लॉर्ड डफ कर रहे थे। और सिख सेना में शेर सिंह के नेतृत्व में यह युद्ध लड़ा गया था। सिखों के साइड से थे शेर सिंह और हमारे जो अंग्रेज थे उनके साइड से कौन लड़ रहे थे? लॉर्ड गफ लड़ रहे थे, है ना। और इसमें क्या हुआ था? कोई निर्णय नहीं हुआ था, अनिर्णय और समाप्त हो गया था। इस युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। अब आता है खुर्दरा का युद्ध। ये 1795 में हुआ था। निजाम के विरोध में मराठाओं द्वारा लड़ा गया था। खुर्दरा का युद्ध किसने लड़ा था? मराठाओं ने खोद के फेंक दिया था निजामों को, है ना। तो निजामों की इसमें हार हुई थी। और कब लड़ा गया था? 1795 में यह लड़ा गया था। निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था? तो अंग्रेजों का सबसे ज्यादा विरोध करने वाले कौन थे? तो अंग्रेजों का सबसे ज्यादा विरोध किया था हमारे मराठाओं ने। भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध मराठा द्वारा किया गया था। 3 आंग्ल मराठा युद्ध के बाद भी मराठा शक्तियों को दबाया जा सका था। मुगल साम्राज्य के खंडरों पर मराठाओं ने अपने साम्राज्य की आधारशिला रखी थी। उन्होंने परिस्थितियों में अंग्रेजों ने भी लाभ उठाया और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में अंग्रेजों को मुंह की खानी पड़ी। सालबाई की संधि से प्रथम युद्ध समाप्त हो गया और वेनिजली ने 1802 में इनसे सहायक संधि के जाल में फंसाकर पेशवा को बांध लिया और 1818 में लॉर्ड हेस्टिंग ने मराठाओं की सही शक्ति, जितनी भी शक्ति थी उनको समाप्त करके ब्रिटिश सर्वोच्चता की स्थापना कर दी। तो अंग्रेजों का सबसे ज्यादा विरोध किसने किया था? तो अंग्रेजों का सबसे ज्यादा विरोध हुआ था मराठाओं के द्वारा। मराठाओं के साथ 3 युद्ध लड़े गए थे। जो पहला आंग्ल मराठा युद्ध था वो सालवाई की संधि से समाप्त हुआ था, जो कि वेलेजली ने कंप्लीट किया था। और वेलेजली ने सहायक संधि की थी कब? 1802 में। फिर आगे चल के हेस्टिंग ने 1818 में पेशवा को पेंशन देकर उनका सर्वोच्चता ही खत्म कर दी। इसके साथ हमारा ये वाला सेशन होता है कंप्लीट। अब हमारे नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे क्षेत्रीय राज्य और पंजाब और मैसूर राज्य। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू सो मच गाइस। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।